पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 30। आज कंसोलिडेशन का सेकंड क्लास है ना? ठीक है, बढ़िया टाइम पे हम लोग बड़े सम में पहुंच गए हैं। इसमें ना टोटलिंग में एक एरर है, पहले उसको ठीक कर दो। देखो तो तुम लोग के भी वही है क्या बुक में, या मेरे को पुराना बुक दिया? देखो तो ये 48 लाख है तुम्हारा बुक में, ये एक मिनट टोटल करके देखने दो, ये 36 होगा। एक बार 36 करके टोटल करो और ये होगा 48। ये वो ऊपर नीचे टाइप करने के चक्कर में ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आप ठीक करके उसके बाद ही हम लोग सम बनाएंगे। इधर का भी चेक कर ले। और एक जगह पे गड़बड़ सेम हुआ है, ये जो 1144 है ना, ये होगा 20 लाख, ये 20, ये दोनों का भी रिप्लेसमेंट उल्टा सीधा हो गया है। ये होगा 20 लाख और ये होगा 1144। अब ठीक है, गुड। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। फुल नहीं बना, पूरा सम अगर नहीं बना पाएंगे ना तो भी हम लोग मेजॉरिटी बना करके बैलेंस शीट तक छोड़ देंगे। बैलेंस शीट में तो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी साफ लिखा हुआ देख सकते हो। तो कितना में खरीदा ये झमेला का चीज ही नहीं है। इन्वेंट्री है, फिनेंशियल असेट में रिसीवेबल कैश है, कैपिटल में इक्विटी है, अदर रिजर्व्स है और रिटेन्ड अर्निंग्स है, करेंट लाइबिलिटी में, फिनेंशियल लाइबिलिटी में ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेएबल है। कोई प्रॉब्लम, बैलेंस शीट इज प्लेन। नीचे पढ़ो आराम से। अच्छा, मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन है, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर को एक्विजिशन किया है, दिखा? और बैलेंसेस हम लोगों को 1 अप्रैल का दिया हुआ है, चेक करना ठीक से। हम लोग का कितना % होल्डिंग है रे? तो फिर सब्सिडरी जितना भी डिविडेंड दिया होगा पूरा हम ही लोगों को मिला होगा, और हम लोग अपने रिटेन्ड अर्निंग में डाले हैं। बोल तो पीएल में डालना चाहिए, बट रिटेन्ड अर्निंग में डाले हैं। तो जब कंसोल बनाएंगे ना तो आप लोग उड़ा देना पड़ेगा उसको, वो हम लोग होल्डिंग के रिटेन्ड अर्निंग में रख नहीं पाएंगे। ओके, कितना डिविडेंड दिया है? 10% लिखा है, तो उसे कैपिटल देख तो कितना है? 40 लाख का कैपिटल है। 10% डिविडेंड मतलब हो गया 4 लाख रुपया।
तो जब हम लोग कंसोलिडेटेड बनाएंगे ना, तो होल्डिंग का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में इसको डाल रखा है ना, वो 4 लाख रुपया को, उसको हम लोग को उड़ा देना पड़ेगा, वो रख नहीं पाएंगे। होल्डिंग अपने स्टैंड अलोन में रखे ना, हमको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझे, बट कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो रह नहीं सकता। रिजर्व्स के लिए बोला कोई एडिशन नहीं हुआ है। चार फेयर वैल्यू चेंजेस है, 4। क्या क्या? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री और पेएबल। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन खाली प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया हुआ है, बिल्डिंग डेप्रीसिएशन का कहानी नहीं है। तो ये क्यों दिया रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, आपको मालूम है? हाँ, बी केयरफुल। एक काम करो ना, आप प्लांट एंड मशीनरी का फिगर वहां पे जाके देखो ना, सब्सिडरी के बैलेंस शीट में कितना है। 40 के हिसाब से है क्या, देखो ना, वो ओनली 27 लाख है, तो 30 के हिसाब से है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब वो 10% डेप्रीसिएशन माइनस करके 27 लाख लाया है। मतलब इनडायरेक्टली मैं अगर बोलूं 30 को 40 में रिवैल्यू किया गया है, ऑल दो 30 को 40 बोलना ठीक नहीं है, 30 को थोड़ा आधा साल आगे लेकर के जाना पड़ेगा, 1.5 लाख माइनस करना होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? 28.5 लाख को 40 लाख में रिवैल्यू किया है। वो हम लोग करेंगे, सारा वर्किंग एकदम अच्छे से बनाएंगे। आप इस पे कॉन्फिडेंट तो है ना पूरा? 4 असेट लायबिलिटी में चेंज है और ऊपर में खाली एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी फिर बैलेंस शीट है। तो हम लोगों ने क्या क्या वर्किंग बनाने का बात किया था, बोलो? पहला वर्किंग हम लोग बनाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, आप लिख दो। ओके, ऑन 1/10/17 क्यों लिखे? क्योंकि इसी दिन का फेयर वैल्यू निकलना चाहिए। अब हम देखो क्या क्या चीज कर रहे हैं। सबसे पहले एक वर्किंग बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी का फेयर वैल्यू चेंज। वर्किंग का नाम है फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेस। वो जो 4 आइटम में गेन लॉस हुआ है ना, उसका वर्किंग बना रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, $40 लाख माइनस 28,50,000, और 28,50,000 का फिगर कहीं भी नहीं है, तो यहां पे स्टार मार्क्स, और स्टार थोड़ा सा नीचे में लिख के देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये सीधा 20 लाख लिख दूं? बोलो क्यों? इट इज अप्रिशिएटेड बाई 20 लाख। जो लैंड एंड बिल्डिंग सब्सिडरी का अभी बैलेंस शीट में वो कितना है देख। हेलो,
हेलो हेलो अनुपम, पूरा हाई करके आवाज आ रहा है, क्या बात है? ठीक है, छोड़ो अभी, बाद में। समझ गए? अभी 36 है ना, उसको 56 कर देना पड़ेगा बाद में जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना। अभी 36 बोला ना तुम लोग, और 20 लाख से बढ़ाना है ना, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे कल या नेक्स्ट, माने जब भी इसके बाद, वो 36 को 20 से ऐड कर देंगे। नहीं नहीं है ना, क्योंकि 27 से पता चला ना हम लोग को। और ये भी पता चला कि नॉर्मली फेयर वैल्यू का काम होल्डिंग करता है, सब्सिडरी अपने, हाँ वो नॉर्मल भी वही है, सब्सिडरी अपना बैलेंस शीट जैसे बनाता है वैसे ही रखता है। थैंक यू वेरी मच बोलने का मौका तुमको कोई भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। एक तो बुलवाया था ना थैंक यू वेरी मच, कि अगर सब्सिडरी ने फेयर वैल्यूएशन कर दिया है तो तुम विनर ही विनर है। आगे बोल। नहीं, ये स्टार है। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, हम लोग के लेवल पे हम लोग इसको इजी मानते हैं। ये वर्किंग इसलिए जरूरी था कि 28,50,000 का फिगर कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर में नहीं था, तो हम लोग इसको निकाल लिया, नॉर्मल भी है। बट आप लोग तो डायरेक्ट ही निकाल लिए थे, 27 लाख 3 लाख आप तो ऐड करके निकाल लिए, 27 + 1.5, तो ये इजी है। हाँ, इसको कर लिए हम। अब देख हम क्या कर रहे हैं, हमको सब्सिडरी का करेंट ईयर का पहला हाफ का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमको इक्विटी साइड से नेट एसेट निकालना है। तो कैपिटल चाहिए, रिजर्व सरप्लस चाहिए और फेयर वैल्यू चेंज चाहिए। तो फेयर वैल्यू चेंज तो मेरे को मिल गया, और इतना ऊपर देख, फेयर वैल्यू चेंज तो मेरे को मिल गया, कैपिटल भी सब्सिडरी का मेरे को मिल गया। रिजर्व सरप्लस जो मेरे को मिला है ना, वो 1/4 का मिला है, 6 लाख रुपया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और जो अदर रिजर्व्स है वो सेम है। अदर रिजर्व्स में तो वो बोला है 20 लाख रुपया जो था वो 20 लाख ही है, उसमें करेंट ईयर में कोई चेंज नहीं, वो शुरू से 20 लाख है। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस का फिगर देखो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में 16,40,000 हो गया है। 10,40 की जगह मैं बोलूंगा 14,40,000, क्योंकि 6 लाख पुराना था, उसमें से सब्सिडरी अगर 4 लाख का डिविडेंड दे दिया तो सब्सिडरी तो अपने रिजर्व सरप्लस को कम किया ही होगा, 2 लाख बना दिया होगा। सब्सिडरी का 6 लाख का प्रॉफिट था ओपनिंग में,
उसमें से वो 4 लाख का डिविडेंड दिया है, लिखा है तो साफ साफ, आउट ऑफ विच डिविडेंड वाज पेड। तो 4 लाख का डिविडेंड दिया तो 2 लाख बचा। 2 लाख हैज बिकम 16,40,000 एट द ईयर एंड। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर वी हैड अर्नड 14,40,000. That means in the first half we had earned 7,20,000, assuming evenly occurring throughout the year. ये प्रॉफिट भी मेरे को एज ऑन 110 का जब इक्विटी में हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो इक्विटी में वो 7,20,000 भी ऐड करना पड़ेगा, और 6 लाख तो है ही मेरा। Are we okay? लिखो। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी का कितना है? डिविडेंड पेड आउट ऑफ दिस, अच्छा अभी आप मेरे को ये बोल सकते हो कि सर डिविडेंड तो नवंबर में पे हुआ है, तो क्यों आप अभी से माइनस कर रहे हो? एक्चुअली 16,40,000 मार्च का दिया हुआ है, नहीं समझे अभी भी? 16,40,000 का जो सब्सिडरी का प्रॉफिट लॉस का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना रिटेन्ड अर्निंग का, वो मार्च का दिया, और हम उसी के बेस पे निकालेंगे करेंट ईयर का प्रॉफिट। या तो आप हमको करेंट ईयर का प्रॉफिट बता देते कितना है, कि भाई 14,40,000 है, या फिर हम निकाल रहे हैं 14,40,000। अगर 14,40,000 आपको दिया होता तो आप बोलते ना 6 लाख प्लस 14,40,000 20,40,000 होना चाहिए, 6 + 14 40, तो 4 लाख कहां गया? आंसर ही 4 लाख सब्सिडरी ने डिविडेंड पे कर दिया। पर वो 1440 निकालने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। अनुपम थोड़ा चाय पिला। मार्केट के लिए लगता है एक बार के लिए खराब टाइम इज ओवर। सबका सारा सौदा कटवा करके फिर खराब टाइम खत्म होता है। इस बार लगता है मेरे को कि वापस से चालू नहीं होना चाहिए। ये हो गया वर्किंग। ये समझ में हमको क्यों चाहिए था, क्यों चाहिए था? गुडविल निकालने के लिए। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट को हम इक्विटी अप्रोच से निकाल रहे हैं। ओके, अब फाइनल मेरा 1 नंबर वर्किंग अभी कंप्लीट होने को है, तो हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट के लिए शेयर कैपिटल चाहिए मेरे को। रिजर्व सरप्लस ऑन 11017 चाहिए।
उसमें रिटेन्ड अर्निंग चाहिए और अदर रिजर्व चाहिए। पहले रिटेन्ड अर्निंग पे फोकस करो, अदर रिजर्व में तो कोई चेंज नहीं है, तो देयर इज नो बिग झमेला इन दैट। इसलिए तो हमको 110 का चाहिए। हमको मालूम 1 नवंबर को किया है। यस, आप राइट हैं। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग की 6 लाख जो अभी भी जिंदा है 110 तक, बोलो हाँ। और उसके बाद जो 7,20,000 रुपया करेंट ईयर का फर्स्ट हाफ में कमाए वो भी 110 के दिन जिंदा है। इस शेयर कैपिटल के सामने हम लिखे नहीं रहे सब्सिडरी का। और रिटेन्ड अर्निंग 13,20,000। आप कॉन्फिडेंट है ना इसमें? देख कितना अच्छा से प्रथम बोला, सर डिविडेंड तो 1 नवंबर को दिए हैं। मैं बोला राइट है। तो मैं बोला कि फिर अक्टूबर का तो 6 लाख अपने पास 6 लाख पड़ा हुआ है। बिल्कुल 6 लाख पड़ा हुआ, आप राइट हैं। तो सर 6 लाख लिखेंगे ना? यस। और ये भी 7,20,000 उस दिन 7,20 ही पड़ा हुआ है, बिकॉज पहला 6 महीना का प्रॉफिट हम लोग अर्न करके रख दिए 7,20,000। और क्योंकि ये 7,20 हमको दिया हुआ नहीं था तो हमको निकालना पड़ा। अगर वो लिख देते ना कि पहला 6 महीना में 7,20,000 का प्रॉफिट अर्न किए थे, फिर हम ये इतना बड़ा जो झमेला किए ना, ये पीछे में ये वाला झमेला हम नहीं करते। तो स्टूडेंट गिफ्ट समझो इसको। और थैंक यू वेरी मच मत बोलना। अदर रिजर्व्स बताओ जल्दी। सब्सिडरी कंपनी का अदर रिजर्व्स आप बताओगे। हाँ, एक सेकेंड। 20 लाख लिख दो। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू चेंजेस। फिर से बोलो। अच्छा, आपको ये समझ में आया ना? ये नेट एसेट है और ये 110 का है। बाकी वर्किंग नोट थोड़ा ज्यादा बन गया क्योंकि इतना महंगा क्वेश्चन वो लोग देगा ही देगा। माने ये स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट करो। और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा हम लोग इंटर में भी करवाते थे। पहला वर्किंग कंप्लीट, दूसरा वर्किंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बोलिए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है तो बोलो ना नहीं है। थैंक यू। 100% स्टेक खरीदें, पहला सम है इसीलिए नहीं है, अगले सम में आएगा। ओके, आगे कंसिडरेशन पेड सीधा ही दिया हुआ है। क्यों लो? कंसिडरेशन पेड वर्किंग नहीं बनाना पड़ेगा, बोलो क्यों? दिया हुआ है डायरेक्टली 68 लाख। ठीक है, तो मैं सीधा दूसरा वर्किंग में गुडविल बना देता हूं।
सुनिए ना, यहाँ पे जब आप लोग ऐड करना चालू किए ना, यहाँ पे एक बार फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट लिख दीजिए ना प्लीज। सस्ता में मिला हम लोगों को। तो एनसीआई नहीं बनाना पड़ा क्योंकि 100% स्टेक था और कंसिडरेशन पेड का ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, मतलब कोई प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट रहता, कुछ और रहता, वो सब था नहीं, तो बोल के झमेला हुआ नहीं। फुल्ली कॉन्फिडेंट 6 लाख को लेके कौन, अच्छा देखो कैपिटल पहले से दिया हुआ था, 20 लाख पहले से दिया हुआ था, फेयर वैल्यू चेंज में बाकी में लफड़ा नहीं था, खाली प्लांट एंड मशीन में लफड़ा था, और ये 720 निकालने में जो लफड़ा था। आप ठीक कर देंगे एग्जाम होमवर्क में, गुड। 3 नंबर में हमको सब्सिडरी का करेंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, वो भी 6 महीना का, पोस्ट 6 मंथ का। यस, उसमें एक एरर है, बताना क्या चीज का। वर्किंग का नाम है प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी लास्ट 6 मंथ्स। क्यों चाहिए बोलो तो, यही प्रॉफिट हम लोग अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर पाएंगे, इसी प्रॉफिट को। अब इसमें एक एरर है, बताओ कौन सा? डेप्रिसिएशन वाला। क्या एरर है बताओ? उसका वर्किंग कैसे बनाएंगे? 40 लाख का वैल्यूएशन कब किए थे? अक्टूबर में। तो अक्टूबर के बाद 40 लाख पे डिप्रीसिएशन लगना चाहिए 6 महीना का, 2 लाख लगना चाहिए। 40 लाख पे 5% लगना चाहिए ना, तो 2 लाख लगना चाहिए। और वो लोग 30 लाख पे 5% लगाया 1.5 लाख रुपया। वो लोगों को तो 6 महीना में 1.5 लाख लगाया ना, इधर 150 इधर 150, तभी तो 3 लाख लगा था। उनकी बुक्स में लास्ट हाफ ईयर में 150 का डिप्रीसिएशन है, जबकि होना चाहिए 2 लाख का। तो हम 50,000 लिख रहे हैं डिप्रीसिएशन। मैं वर्ड लिख रहा हूं, ये देखो तो चलेगा क्या? ओ एनसीआई तो है ही नहीं। अच्छा, इसमें ना कई सारे लोगों का ये भी बोलना है, जैसे हम इसको करेक्ट नहीं मानते। कई सारे लोग बोलते हैं सर 40 लाख माइनस जो 30 लाख कर रहे हैं ना, वो नहीं करके 40 लाख माइनस 2850 करना चाहिए। मतलब उनका बोलना है ये जो हुआ ना रिवैल्यूएशन वाला, ये जो हुआ ना 11,50,000, खाली इसके ऊपर 5% डिप्रीसिएशन लगा देना चाहिए, क्योंकि पुराना पे तो वो लोग लगा ही चुका है, खाली इस पे लगा देना चाहिए 11,50,000 पे। तो 11,50,000 पे आप अगर 5% लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 57,500। लोग बोलते हैं 57,500 माइनस होना चाहिए। हम क्यों रॉन्ग बोलते हैं उसको कि आखिरी 6 महीना में भी 1.5 लाख का डिप्रीसिएशन था। आप कैसे निकाल? 27 लाख इज द क्लोजिंग फिगर, ओपनिंग फिगर इज 30 लाख, साल भर का डिप्रीसिएशन इज 3 लाख।
आपको 6 महीना में जाकर के 5%, फिर अगला 6 महीना में 5% तो किए ही नहीं रे बाबा, कि 6 महीना डिप्रिसिएशन हमारा 5%, फिर जो बचा -5%, ऐसा तो किया नहीं। आप तो पूरे 30 लाख पे 5%, 10% मारे ना, 30 लाख, और उसी को बोले ना 6 महीना का 1.5 लाख रुपया है, तो वो तो आखिरी 6 महीना में 1.5 लाख ही चार्ज किया है ना, और हमको तो 40 लाख पे ही चार्ज करना पड़ेगा ना 6 महीना का। हमारे पास तो 40 लाख का फिगर कब आया? अक्टूबर में आया, और हमको उस 40 लाख पे 6 महीना का डिप्रिसिएशन 2 लाख रुपया मारना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो वैसा बोलने वाले लोग क्या समझते हैं कि रिवैल्यूएशन जो हुआ है वो एक तो एडिशनल असेट क्रिएट हुआ है, हम कोई नया असेट नहीं खरीदे हैं, हम उसी असेट को 40 लाख में रिवैल्यू कर दिए हैं। आप रुकिए, मैं बात करूंगा आपसे अच्छे से, हम इतना अच्छे से प्यार से समझा रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं, उसका लॉजिक तो समझो। तो कई लोग वैसा भी करते हैं, हम क्यों रॉन्ग मानते हैं, समझ में आया मेरा बात को? अब इसका ऑब्जेक्शन बोल बेटा। मैच क्यों नहीं कर रहा? मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि ओल्ड फिगर इज 30 -1.5 -1.5 इज इक्वल टू 27। बोलने दो, बोलने तो दो। न्यू फिगर इज 40 -2 इज इक्वल टू 38, जो होने वाला है। हम लोग अपनी बैलेंस शीट में ये लिखने वाले हैं, बस अब देख लो, अब देख ले क्या है। इसको आप अग्री करते हो ना, ये एकदम परफेक्ट है। ये 40 लाख तो हमको सितंबर में पता चला ना, हाँ वही 30 सितंबर 1 अक्टूबर को, तो हम तो वहां से 6 महीना का डिप्रिसिएशन 40 पे देंगे ना। नहीं, ये हम दे चुके हैं, जबकि हमको ये देना चाहिए था। अरे इसी एसेट को तो रिवैल्यू किए ना, और वो मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि जो बच्चे यहां वाला फिगर को समझ रहे हैं ना, इस फिगर को, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि 28.5 यहां हो गया था, और फिर इंटू 5% डेप्रीसिएशन, 28.5 इंटू 5%, हम सेकेंड हाफ में 1.425 मारे हैं, जबकि आप नहीं मारे हो सेकेंड हाफ में 1.425। आप पूरा 1.5 लाख रुपए से सेकेंड हाफ में डिप्रिसिएशन चार्ज किए हो, आपका 27 लाख का WDV है। वो कैसे आया बोलो? हम आपको ऑब्जेक्शन समझ नहीं दिया था, 6 महीना में करके उसका बैलेंस पे 6 महीना में 5%। हम ये बोल रहे कि जैसे हम तो 11.50 पे मारे 5-10% जो भी है, नहीं 11.50 पे आप कभी डिप्रिसिएशन नहीं मार सकते, हम यही तो बता रहे नहीं मारना चाहिए। वही तो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ 40, नहीं जब रिवैल्यू की हाँ 50 से फेयर वैल्यू इंक्रीज बिल्कुल, और उस पे मार देंगे 5%, तो दिक्कत है, समझो तो, अगर मैं उस पर मार देता हूं, यही कंपाउंडिंग वाला काम है। हाँ आप 28.5 पे अगर 1.425 मारे होते ना, तो हम कर दिए होते आप जो बोल रहे हैं वो वाला काम। लॉजिक समझ में आया बेटा? तो हमेशा आप भी ना ऐसा ही करिएगा, वो ठीक नहीं है वो कॉन्सेप्ट जो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 4, क्लोजिंग एनसीआई तो निकालना नहीं है, है ही नहीं, तो सीधा क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। इतना कम वर्किंग क्यों बना? कहां 7 वर्किंग बनता था। एनसीआई नहीं बना, कंसीडरेशन पेड भी नहीं बना, और क्लोजिंग एनसीआई भी नहीं बना। मैंने तो ओपनिंग एनसीआई बना ना, क्लोजिंग एनसीआई बना। बोलो क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग्स, वो रॉन्ग है। हाँ होल्डिंग्स बैलेंस इज इक्वल टू कितना है? 11 लाख
44,000 लेस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी। लॉजिक समझ में आया ना माइनस करने का? आप अपने स्टैंडअलोन में घुसाओ ना, आपको हक है, हम मना नहीं करेंगे, पर हम कंसोल में रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इंट्रा ग्रुप आपस का है। बोलिए। तो ये तो मेरा आज तक का हो गया, क्लोजिंग है, मालूम है ना ये ला। अब सब्सिडरी का आधा 6 महीना का प्रॉफिट पोस्ट वाला, प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरी 670 था ना रे। $14 हो ही गया अच्छे से, हाँ आराम से ही बन गया। 100% होने के कारण थोड़ा जल्दी बन गया, नहीं क्योंकि ये वाला पोर्शन एकदम ही आसान था, इसमें कोई झमेला ही नहीं है। बस खाली ये ध्यान रखना कि होल्डिंग का पीएल में अगर डिविडेंड है, कंसोल करते समय आपको हटा देना है, बस ये याद रख लेना। और होल्डिंग को अपने पीएल में लेने में कोई प्रॉब्लम, होल्डिंग अपने स्टैंडअलोन में लेगा। और ये ठीक है, आपको डिविडेंड में डेप्रिसिएशन का एरर समझ में आया ही था, गुडविल कैपिटल रेजर आप अच्छे से निकाल ही लिए थे। तो हम लोगों को 10 मिनट और लगेगा, हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं सो दैट जब जाओ तो लगे कि हाँ हम लोग बना के गए हैं। नोट्स हम लोग कल आकर के बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और बात करके बैलेंस शीट मैच करवा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो ओपनिंग क्या नाम होल्डिंग का फिगर है, पहले आइटम का नाम बोलो, कितना आइटम है, एक है कि दो है? दो है। लैंड एंड बिल्डिंग पहला है, उसका होल्डिंग का फिगर पहले बोल दो। होल्डिंग का 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 लैंड एंड बिल्डिंग होल्ड 30 लाख। तुम ठीक बोला, ये अलग बोल रहा था। होल्डिंग का 30 लाख, सब्सिडरी बदल देना है, फेयर वैल्यूएशन लेना। याद है मैं एक ही वर्ड बोला था, लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे, पर सब्सिडरी के फिगर फेयर वैल्यूएशन वाले लेंगे, नहीं तो पूरा गुडविल शुडविल लिखेंगे कैसे फिर? क्योंकि सारा वर्किंग तेरा ए से लेके जेड तक फेयर वैल्यूएशन के बेस पे हुआ है। क्लियर? तो मेरा 30 और उसका 56, मतलब पीपी में तो कहां लिखूंगा, गजब ही कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग को कहां लिखना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो लिखना है। रुक जा, हड़बड़ा मत। 30 एंड 56, ठीक है? अरे यू आर ओके। तो यहां मैंने लिखा 86 लाख प्लस 86 वर्किंग बना के देंगे नोट्स में, नोट्स बनाएंगे। हाँ
अब प्लांट एंड मशीनरी तो हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग तो हो गया, प्लांट बता। मेरा तो 48 में कोई चेंज नहीं है, उसका 38 लेना पड़ेगा। बताओ 38 क्यों? कितना अच्छा से बताए थे, यहां पे देखो 40 माइनस 2 लाख, देख इधर 40 लाख और 5% का डिप्रीसिएशन, तो 38 हो गया। तो 38 एंड मेरा 48, जोड़ जोड़, सीधे आउटर कॉलम में ले जाएं। कितना है अमाउंट बोल? और इतना तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस फिगर में? तो परेशान क्यों लग रहा है बेटा तुम? हाँ बात करेंगे ना, एकदम राइट है, आप बात करना चाहिए, बिग थिंग, डोंट वरी। नॉन करंट एसेट हो गया, अब आइए करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है ना, गुडविल है ना, तब तो ठीक है। थोड़ा अगर गुडविल होता तो यहां ए के नीचे बी करके लिख देते। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, और इतना नो टेंशन, हमको तुम्हारा चेहरा देख के पता करना पड़ता है कि तुमको टेंशन है। टेक योर ओन टाइम, पहले इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इन्वेंट्री का बात करो, मेरा इन्वेंट्री कितना है? 24, उसका है 728, और 2 लाख ना 3 लाख का फेयर वैल्यू गेन है, तो उसकी इन्वेंट्री को 3 लाख से बढ़ा देना है। उसके 728 को आपको बोलना है 10,28,000। क्लियर है? तो टोटल कितना हुआ? 34 लाख। इसको वर्किंग जब नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें डिटेल लिख देंगे। अब इसमें देखो बेचारा और इतरों को तो दिमाग में टेंशन है, और होना ही चाहिए कि सर 110 को आपने इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री था वो 110 वाला इन्वेंट्री था, 1 अक्टूबर वाला। अब 1 अक्टूबर को वो इन्वेंट्री कितना था, कितना में वैल्यू हुआ, वो सब कुछ नहीं पता, खाली ये मालूम है इन्वेंट्री 3 लाख से बढ़ गया। अब वो इन्वेंट्री सर अभी तक है, मार्च तक या बिक गया, वो सब तो आपको मालूम नहीं है। नहीं मालूम, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो बचा हुआ हमारे पास। सर अगर वो बिक गया होता तो फिर हम लोग को सब्सिडरी का प्रॉफिट भी गिराना पड़ता। नहीं समझे अभी भी? स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट गिरेगा ना। चलो नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल मेरा है 1196, उसका है 8 लाख, तो टोटली 1996 ना रे। और कैश में तो कभी प्रॉब्लम होता नहीं, मेरा 290, उसका 160, 4,50,000। अब एक बार फिर से बोल देते हैं, और इतना यू आर वेरी राइट। हाँ, एक बार वापस से बोल देने, ये इन्वेंट्री जब नेक्स्ट ईयर बिकेगा इसी के हिसाब से प्रॉफिट निकलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये अब हमारा कैरिंग अमाउंट बन गया है, बिकेगा ना जी ये तो नेक्स्ट ईयर में,
तो प्रॉफिट इसी के हिसाब से निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर सब्सिडी तो उतना में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। हमको अपना जब कंसोलिडेशन में बनाएंगे, नहीं तो मेरा मैच कैसे करेगा बैलेंस शीट। ये चीज एकदम सीरियसली समझना, और ये फाइनल वाले ही समझ सकते हैं बच्चे बेचारे, इंटर को ऐसा प्रेशर देंगे तो कैसे होगा। चलिए इक्विटी, मजा आया ना सम बना करके, पर्सपेक्टिव ही अलग हो जाता है सीए फाइनल में। शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 5, किसका शेयर कैपिटल लेने बोले थे, बोल दो। अदर इक्विटी में आपने खुद बोला कि 3 आइटम है, 2 तो बैलेंस शीट में और 1 कैपिटल रिजर्व आया था, आप बोले थे, है ना। तो पहले कैपिटल रिजर्व मेरे को बोल दो, बाकी हम लोग इसको नोट्स ऑन अकाउंट जब बनाएंगे कल ना, तो सब वहां डिटेल देंगे पूरा अच्छा से, डोंट वरी। हाँ, पहले कैपिटल रिजर्व बता दे। अब पहले रिटेन्ड अर्निंग बता दे, जिसका वर्किंग है तुम्हारे पास रिटेन्ड अर्निंग का, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग का ना, हम लोग के पास नोट्स बनाया हुआ है, क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के। और अदर, क्या नाम, अदर रिजर्व्स में ना खाली होल्डिंग का बोलना, क्योंकि सब्सिडरी ने पोस्ट एक्विजिशन में कुछ भी अदर रिजर्व नहीं कमाया। उसका जो अदर रिजर्व है ना सब्सिडरी का बैलेंस शीट में, वो पूरा ही पुराना वाला ही है। तो खाली मेरा वाला खाली बोल दे, समझे कि नहीं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं अभी। क्योंकि सब्सिडरी का जो ये 20 लाख है, देख इधर, ये 20 लाख ये पुराना माने हम लोग 110, ये 20 में और कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो प्लस मेरा 48 लाख टोटल कर दे। नॉन करेंट लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है रे, सीधा करेंट लाइबिलिटी। और करेंट लाइबिलिटी में तो सब कुछ फिनेंशियल लाइबिलिटी ही होता है, प्रोविजंस वगैरह अलग है। ट्रेड पेएबल, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी तो है, पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा जाता है। एक बार फॉर्मेट देखता हूँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पहले रहता है ना, मेरा जो याद जितना है साला, ये फॉर्मेट एक तो हमेशा का ही प्रॉब्लम है लाइफ का। हाँ बोरोइंग पहले है ना, ये रहा देखो ना यार, तुम लोग क्या बोला, एस बॉस ने क्या बोला, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बोलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ओवरड्राफ्ट ही तो लिखना पड़ेगा, कोई चेंज तो है नहीं उसमें, तो 16 लाख ही रहेगा, और खाली मेरा ही तो है वो, उसके यहां से तो कुछ आया नहीं। और ट्रेड पेएबल में भी तो 2 लाख बढ़ाना है, तो मेरा 942 तो सेम ले लो, और उसका कर दो 548। ये मजा तब आए अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करे, तो तुम लोग का ऑफिस डिले हो जाएगा। बहुत डिस्कशन किए हम लोग ना, बोल करके इतना टाइम लगाने तो ना जल्दी हो जाता, खास करके डेप्रीसिएशन को लेके 1,15,000 11,50,000 रुपये क्यों नहीं निकाले उसको लेकर के। मेरा तो मैच कर भी गया, हम तो लिख भी दिए ऑलरेडी।
एक सेकंड पहले सबको रेडी कर लेना, सबको सेट हो जाने दो, बिकॉज तुम पूछोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा ना बच्चों के पास, तो बच्चे भी दूसरा काम कर रहे हैं, एक बार इसको सेटल हो जाने दो। बोल बेटा। नहीं, पीपी के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लिखने का मन है, नहीं लिखना चाहिए। वो तो वर्किंग नोट में होता है ना, तो उसी का तो नोट बनाएंगे ना हम लोग। नोट्स इसीलिए तो करेंगे ना। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर टाइम नहीं रहा तो डायरेक्ट लिख देना ऐसे करके, और अगर मन करे तो इनर कॉलम में लिख देना लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज एग्जाम में हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगा टाइम का। ये जैसे किए ना वैसे कर देना, ये सबको भी वैसे कर देना। इन्वेंट्री दिस प्लस दिस, ट्रेड रिसीवेबल दिस प्लस दिस, कैश दिस प्लस दिस, शेयर कैपिटल ऐसे करके। देख रिजर्व शेयर कैपिटल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिजर्व सरप्लस ऐसे करके यहीं पे लिख दें कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ, और कई बार तो एग्जाम में भी ना वो लोग बोल देता है नोट्स ऑन अकाउंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लग गया, फिर और नोट्स ऑन अकाउंट्स का टाइम। मजा आया सम बना करके। ये वाला मेन चीज आपको समझ में आ गया ना? खाली हमको ये बताओ, ये होल्डिंग को अपने स्टैंड अलोन पीएल में डिविडेंड लिखना अलाउड है। कंसोलिडेटेड में हम लोग उस डिविडेंड को एज एन इनकम लिख नहीं सकते, बिकॉज घर का पैसा घर में ही तो रहा है। फिर से, घर का पैसा घर में ही तो रहा है। और एक बात भी है, और एक बात और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, 2 मिनट खाली। एक तो घर का पैसा घर में है, दूसरा आप ये जो वर्किंग बनाए थे ये वाला, इसमें आप 6 लाख ले रखे हो, इसमें भी आप अगर 2 लाख लिए होते ना तो समझ में आता, बट ये आप 2 लाख ले नहीं सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां 6 लाख रहे और वहां पे डिविडेंड बढ़ा हुआ रहे तो रॉन्ग है ना। सेम इनकम 2 जगह आ गया ना भाई वर्किंग में। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ यहां पे तो समझाने के लिए हम आपको बता दिए। आर वी गुड? ऐसा ही एक सम हम आपको होमवर्क में दें। कल तो छुट्टी है, कल बनाओ एक दिन, एकदम सेम समा, 1 सेंटीमीटर भी अलग नहीं होगा। पेज 197, क्वेश्चन नंबर 37। ये गलती से 2 बार टाइप हो गया, देख 37 में भी टाइप हो गया, 38 में भी टाइप हो गया। एक बार 37 खाली बैलेंस शीट टोटलिंग मैच करा लो ना बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहीं इसमें भी वो उल्टा पलटा हो गया होगा ना तो आपकी तो तबाही मच जाएगी, फिर कोई सा बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। अरे आप करो ना भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा प्लीज। हम बोलते हैं तो वो मान जाया करो। ऐसे गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि होता तो नजर में आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, बनाओगे प्यार से? एकदम सेम टू सेम सम है, कोई डिफरेंस नहीं है मुन्ना 1 सेंटीमीटर का भी। हमको तो क्या लग रहा है ना, उस फिगर को आधा आधा कर दिया गया है। देखिए 30 लाख था, ये 36 लाख था, तो आपका तो हर आंसर ही आधा आधा हो जाएगा। जाओ, अभी जो सम बनाए ना उसका ईच एंड एवरी आंसर विल बी आधा आधा। नहीं बोलना चाहिए था आपको। हाँ, आप भी स्टार्ट करते तो समझ में आ ही जाता। अच्छा, और ना 38 नंबर सम ना सेम सम दोबारा टाइप हो गया, तो ये हम लोग नहीं बनाएंगे। और आप बनाओगे ना बेटा ये वाला एक सम, आपको अच्छा लगेगा, आप जाके बनाओ ना प्लीज। वर्किंग सारा बनाना जैसा बनाए थे हम लोग, नोट्स मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं, बट वर्किंग जो चारों पांचों बनाए थे ना एकदम सेम फॉर्मेट में बनाओगे। यहीं से स्टार्ट करोगे, फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालोगे, 1150 की कहानी करोगे, करेंट ईयर प्रॉफिट निकालोगे 6 महीना का, बोलिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकलेगा, फिर गुडविल, फिर प्रॉफिट, फिर क्लोजिंग।